स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसा कि हमने विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे। विश्व का भूगोल में हम देख रहे थे कि जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है वहाँ के नोट्स से जरिए, क्योंकि वो पूर्वावलोकन से जो नोट्स बनाया गया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये यूपीपीसीएस के लिए हम लोग टारगेटेड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसको देखते हुए आज नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य में क्या क्या है, उसके आंतरिक भाग और उसके हम भाग के बारे में बात करेंगे और जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बात करेंगे। इस नोट्स में सिर्फ फैक्ट ही दिया है, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है, सूर्य देखिए, आपको बताया था कि मैंने कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस तरह से हुई है, ये जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं ये आपका इस तरह का क्या है, ये मंदाकिनी है। ठीक है, तो मंदाकिनी हमारी जो गैलेक्सी होती है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी, उसका नाम मिल्की वे है। तो ये जो भुजाएं होती है, इसकी 3 भुजाएं, हर एक गैलेक्सी की 3 भुजाएं होती हैं, घूर्णन भुजाएं होती है जो वो रोटेट करती रहती हैं इस तरह से। तो मान लीजिए ये जो भुजा है, इसकी कौन सी भुजा है, आंतरिक भुजा है। ठीक है, और ये मध्यम वाली भुजा है, ये बाह्य भुजा है। तो हम जो पृथ्वी के युवावस्था, मतलब सॉरी, जो सूर्य का हमारे सूर्य जो सोलर मंडल है, वो सोलर मंडल कहाँ पे है, मध्यम वाले युवा वाले भुजा। इसको वृद्धावस्था कहते हैं, इसको भ्रूणावस्था भुजा कहते हैं। ये बाहरी वाले घूर्णन भुजा है, ये आंतरिक मध्य वाले घूर्णन भुजा है, और ये आंतरिक वाले हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी है, कहाँ पे, यहाँ पे सॉरी, हमारी जो सोलर मंडल है यहाँ पे है। सोलर मंडल में सूर्य जो है, सूर्य के बगल में इसके अंतर्गत, सोलर मंडल के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ते हैं, सूर्य और उसके ग्रह, उपग्रह, क्षोमंड, जो ये क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद फिर हमने देखता उल्का, उल्का पिंड, ये सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम अपने सोलर मंडल के बारे में जानकारी तो हासिल कर ली है। अब हम देखते हैं कि हम ये सूर्य के बारे में, सूर्य के बारे में, ये उत्पत्ति का कारण यही है कि यहाँ से नेबुला बनता है। नेबुला से ही सारे तारों का निर्माण होता है। नेबुला एक प्रकार की, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम की मात्राएं होती हैं, गैसीय पिंड होता है, धूम बादल टाइप का होता है। ठीक है, क्लाउड टाइप का होता है, मेघ टाइप का होता है। फिर धीरे धीरे वो तारे के बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहाँ से हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है। ठीक है, हीलियम बनते बनते तो एक ठोस कण के रूप में ऐसे धीरे धीरे बनने लगता है। तो सूर्य का भी यही प्रोसेस है। और एक बार जब एक पूरे हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है, हीलियम खत्म हो जाती है, तो फिर वो तारे खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। मान लीजिए ये सारे तारे, ये तारों का समूह है। इस तरह के तारे बहुत सारे सोलर सिस्टम है। ठीक है, इस तरह के, तो ऐसे ऐसे सोलर सिस्टम, एक समय आएगा सूर्य का भी जो टाइम है, सूर्य का भी माना जाता है कि ये सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है करीब 9 से 12 बिलियन के आसपास हुई है। इसके कहीं 11-12 बिलियन दिया है। ठीक है, पहले, और इसकी 4 बिलियन, मतलब 4 से 5 अरब के बीच में अभी इसका वर्तमान समय तक ये जीवित रह सकता है, मतलब सूर्य, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आकर सूर्य, या तो सूर्य के जो द्रव्यमान है, जो सूर्य का द्रव्यमान है, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा मतलब 1.44, करीब 1.5 गुना। अगर 1.5 गुना से ज़्यादा रहेगा तो वो कौन सी प्रोसेस होगा, रेड जॉइंट के बाद सुपरनोवा का प्रोसेस होगा। फिर वो या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या तो ब्लैक होल में जाकर समाहित हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस नहीं होता फिर वो क्या होगा, उसकी क्रिया होगी कि रेड जाइंट के बाद वो वाइट डॉर्फ बनेगा। जब उसकी कम मात्रा होगी, धीरे धीरे वो बहुत बड़ा होता चला जाएगा। और जब बड़ा होगा सूर्य, तो आपके उसके आसपास के जो ग्रह हैं, जैसे आपके बुध ग्रह है, शुक्र है, उसको क्या कर लेगा, निगल जाएगा और पृथ्वी को पूरे जला के भस्म कर देगा। इतना ज़्यादा उसमें टेम्परेचर हो जाएगा आने वाले समय में। 4-5 करीब 4 से 5 बिलियन पहले, मतलब ये 4-5 अरब पहले की बात की ऐसा प्रोसेस हो सकता है। ये वैज्ञानिकों द्वारा, ये नासा के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है कि स्पेस एजेंसियों के द्वारा इस तरह की प्रोसेस होगा। ठीक है, बट आप ये समझिए कि अभी हम सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर यहाँ पे आकर एक जो किसी भी गैलेक्सी का सबसे बड़ा जो केंद्र होता है वो बल्ज क्षेत्र होता है। इसको बल्ज क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ क्वासस होता है, क्वासस के अंतर्गत आपका हाई डेंसिटी, हाई ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे होता, ब्लैक होल होता है।
ब्लैक होल ही ऐसा माना जाता है, ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाई डेंसिटी है, वही कारण से पूरे ब्रह्मांड की हर एक गैलेक्सी का ब्लैक होल ही पूरे ब्रह्मांड के पूरे ग्रहों को, पूरे तारे को इस तरह केंद्र बनाकर उनको अट्रैक्शन करके ऐसा माना जाता है कि अट्रैक्शन के कारण से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसी प्रोसेस चलती आ रही है। ठीक है, एक दूसरे से रोटेट करते हैं। सूर्य भी रोटेट करता है अपने मंदाकिनी के चारों ओर। सूर्य तो अपने अक्ष पर तो घूमता ही रहता है। ठीक है, करीब एक अक्ष अपने एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को करीब 23 से 24 दिन लगता है, पृथ्वी दिन की बात करो, पृथ्वी दिवस का। और पूरी मंदाकिनी की, अपनी मंदाकिनी की एक चक्कर लगाने में सूर्य को करीब 25 करोड़ वर्ष पहले लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है। ये किताबों में दिया है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे क्या कितना है। तो ये हो गया सूर्य की जितनी भी चीज़ें थी कि उत्पत्ति से रिलेटेड। अब इसके आंतरिक और बाह्य ग्रह के बारे में बात करें, इसकी विलुप्ति किस तरह होगी सूर्य की, उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सूर्य क्या है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जिसका सौरमंडल है, सूर्य का केंद्र स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। बताते हैं फोटोस्फीयर कौन सा है। नासा के अनुसार सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109.2 गुना 109 गुना बड़ा है। और सूर्य की मात्र त्रिज्या कितनी है? 6,95,508 किलोमीटर है। 508 किलोमीटर है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कोर क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसकी जानकारी हम थोड़े से हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए जिस तरह से आप पढ़ते होंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है, बाह्य भाग होता है, बाह्यमंडल होता है, आंतरिक, तो इसी तरह सूर्य का भी होता है। ये मान लीजिए सूर्य का आंतरिक भाग है इस तरह का। ठीक है, मान लीजिए ये गोला है पूरा, तो इस तरह का ये जो भाग है ये कोर मंडल कहलाता है। कोर कहलाता है, इसका कोर स्पेस कहलाता है सूर्य का। क्या कहलाता है? कोर वाला एरिया, ये वाला। इसके बाद ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं आपका रेडिएशन, रेडिएटिव जोन। कौन सा जोन? रेडिएटिव जोन बोलते हैं। ये वाला जो भाग है आपका रेडिएटिव जोन वाला है। ठीक है, रेडिएटिव जोन वाला ये वाला भाग। इसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग है इसका ऊपर वाले भाग में, ये वाले भाग में इसको बोलते हैं हम कि ये जो ऊपर वाला भाग है इसका बोलते हैं हम कन्वेंशनल संवहनी जोन। ठीक है, कन्वेंशनल जोन कहते हैं। ठीक है, इस तरह के है। तो इसके जो आंतरिक वाले भाग में एक बार देख लीजिए फिर से। ठीक, ये कोर वाले भाग में करीब 15 मिलियन टेम्परेचर होता है। बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन हीलियम बन रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन हीलियम संख्या बन रही है। हाई टेम्परेचर के कारण से यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बराबर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। और ये जो वाला जो भाग है इसका हमने बताया रेडिएशन वाला, यहाँ पे एक्सरे, गामा और फोटान वाले जितने कण हैं ऊपर से, ये नीचे से जब हाई टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ से ऊर्जा आ रही है, ऊपर जा रही है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है कन्वेंशनल, ये पूरे सेल के रूप में होता है। नीचे बड़े बड़े सेल होते हैं, ऊपर छोटे छोटे सेल होते हैं। फिर इसके जो सरफेस वाला भाग है, ये सूर्य का सरफेस वाले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। सूर्य का जो सरफेस वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोस्फीयर। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है। सूर्य का जो ये आपका हो गया अंदर वाला भाग हो गया। ये जो सरफेस वाला भाग है यहाँ पे क्या है, इसका फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर। और इसके ऊपर जो फोटोस्फीयर के जैसे हमने देखा था अपने पृथ्वी के जो वायुमंडल देखते हैं, वायुमंडल में क्या है, पहले सबसे नीचे सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का क्षोभ मंडल। इसके बाद फिर हम उसके ऊपर क्या है आपको देखते हैं समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बीच में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ऐसे इसका भी है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के जस्ट ऊपर क्रोमोमंडल, क्रोमोस्फीयर जिसको वर्णमंडल कहते हैं। इसके बाद कोरोना वाला पार्ट आता है। तो इस तरह का फोटोस्फीयर में भी हमेशा यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है फोटोस्फीयर में। करीब ये बताया जाता है कि नासा द्वारा तो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, बट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कई सारी किताबों में दिया है। तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम हरदम संलयन क्रिया होती रहती है, फ्यूजन प्रोसेस होता रहता है। फ्यूजन प्रोसेस होने के कारण से क्या होता है यहाँ पे, तो ज़्यादा मात्रा में क्या बनते हैं आपके, तो मान लीजिए यहाँ पे आपके
जो ये ज़्यादा मात्रा में फ्यूजन प्रोसेस हो रही है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रही है, तो यही टेम्परेचर क्या है कि वायुमंडल में जाती है। इसके वायुमंडल जो क्रोमोस्फीयर है, जो वर्णमंडल है, वर्णमंडल से धीरे धीरे वर्णमंडल के में जाता है, वर्णमंडल से धीरे धीरे वर्णमंडल में ही ये आपका एक नाम सुने होंगे, सोलर फ्लेवर्स। ठीक है। अब जैसे ये यहाँ से आपके जो कन्वेंशनल जो है, इस तरह से यहाँ से जो आपके टेम्परेचर निकल रहा है, ये फोटोस्फीयर में जा रहा है, फोटोमीटर स्फीयर से ऑलरेडी इसमें टेम्परेचर है। फिर टेम्परेचर क्रोमोस्फीयर में कभी कभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऊर्जा होती है, ऐसे रेडिएशन होते हैं जो ये सेल के रूप में होते हैं यहाँ पे। तो ये सेल बाहर आते हैं, और बाहर आते हैं तो कभी कभी अपने जो इनका ज़्यादा वेग होने के कारण से ये इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं अपने कक्षा, वायुमंडल छोड़ के चले जाते हैं, उसको कोरोना वाले भाग में चले जाते हैं, वहाँ आयन के रूप में होता है कोरोना का वाला पार्ट। ठीक है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद कभी कभी वही प्लेयर आपके बाहर काफ़ी चले जाते हैं। तो बहुत सारे गैसीय पिंड और जो रहते हैं यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से साथ में इसके जो कोरोना के ये फोटोस्फीयर के है, तो ये ग्रेविटेशनल कारण से कभी कभी बहुत सारे गैसेज जो होती हैं रिटर्न चली जाती हैं, ऊर्जा तो बाहर निकल जाती है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस अंदर आती है, तो अंदर आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का पीछा ऑलरेडी यहाँ पे निकल रही है लाइट। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे भी प्रोसेस हो रही है, तो ये बीच के सेलों में अंदर जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी धब्बे टाइप लगता है, सन स्पॉट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, सन स्पॉट। तो यहाँ अंधेरा होगा, इसके अपेक्षा यहाँ यहाँ ज़्यादा लाइटिंग होगी, यहाँ ज़्यादा लाइटिंग होगी, यहाँ पे थोड़ी इसका यहाँ के जो टेम्परेचर होगा करीब ये 6000 डिग्री आसपास है, यहाँ पे कम से कम 15 से 2000। जब रिटर्न वाली जो गैसेज आती हैं उनके टेम्परेचर कम हो जाते हैं, वो आगे जाएंगे, थोड़ी सी ठंडी होंगी, फिर रिटर्न आएंगे। तो जाहिर सी बात है जब ठंडी होंगी तो उनके पास क्या होगा, तो उनकी लाइटिंग कम होती है। तो हम यहाँ से दूर से देखते हैं, पृथ्वी से कहते हैं कि सन में स्पॉट है, सन में धब्बे हैं। इसी कारण से ये करीब इसको बोलते हैं सन स्पॉट बोलते हैं। ये करीब एक जो प्रोसेस होती है, ये मान के चलिए कि 5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होता है। इन लोगों का अक्षांश है, क्या है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि पृथ्वी का भी ऐसे, ठीक है, ये 1 मिनट हाँ, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, तो आपने देखते हैं कि यहाँ पे इक्वेटर है, तो यहाँ पे इसका जो ये एक तो मतलब अक्षांश वाला भाग होता है, लेटीट्यूडिनल लैटीट्यूडिनल, और लंबी लंबी मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बीच में ही सन स्पॉट होता है। करीब एक बार ये प्रोसेस होने में 11 वर्ष आसपास, 11.1 वर्ष आसपास लगता है। ठीक है, तो ये सन स्पॉट की क्रिया यहीं इसी के आसपास होता है, इधर साइड भी होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होता है सूर्य के। ठीक है, इस तरह प्रोसेस होती है सन स्पॉट की। ठीक, और आपको जो अंदर टेम्परेचर इतने ज़्यादा होते हैं इसके सूर्य के अंदर कोर वाले भाग से, लगभग सूर्य के पूरा भाग किसके बना है, ये प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था होती है, प्लाज्मा जो एक ऐसी अवस्था है, प्लाज्मा में क्या होता है कि प्लाज्मा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा जो ठोस द्रव गैस, इन तीनों का अवस्था की जो चौथी अवस्था होती है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा की जो अवस्था होती है, ये मान के चलिए कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी कण, कोई भी पदार्थ वो ठोस द्रव गैस अवस्था में नहीं हो पाता है, तो वो किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा की। तो आपको पता है कि सूर्य में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इसलिए ठोस द्रव गैस अवस्था में नहीं रहती है, प्लाज्मा की अवस्था में पूरा सन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, न कि वो लिक्विड फॉर्म में है, न वो ठोस फॉर्म में है, न वो सब एक मिक्स फॉर्म में है इन तीनों का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपके तो हमने देखा कि सन के बारे में। ठीक है, सन के सूर्य के सौरमंडल केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है वह प्रकाश मंडल का आता है। फोटोस्फीयर जो बाहर दिखता है हमेशा हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है। हमने बताया आपका नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, और सूर्य की जो मात्र त्रिज्या है कितना है, 6,95,508 किलोमीटर है। सूर्य के आकार कोर भाग में, कोर अंतरी वाला भाग जो उच्च तापमान है। ठीक है, लगभग 15 मिलियन है आसपास। कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। प्लाज्मा मतलब ठोस द्रव गैस में न होने के कारण से जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा, क्यों यहाँ प्लाज्मा का अवस्था होती है क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, तो ठोस द्रव गैस के रूप में नहीं रहते हैं, उनके कण प्लाज्मा के रूप में रहते हैं। ठीक है,
इसके बाद सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार 5500 करो सॉरी 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम बनने का क्या प्रोसेस होता है? नाभिकीय प्रक्रिया में दो भाग होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। बांटा जा सकता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि दो विखंडन माने टूटना और संलयन माने संगठित होना। बस दो से दो अधिक कण जब टूट जाते हैं उसको विखंडन कहते हैं, जब दो से अधिक कण जुड़ जाते हैं उसको संलयन कहते हैं। ये प्रोसेस हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है फटाफट, तो वो क्या कर रहा है? संलयन क्रिया हो रही है और विखंडित हो रहा है, तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जब नाभिकीय विखंडन क्रिया एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, वही होता है। नाभिकीय संलयन में दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक निर्माण करते हैं। इस तरह के होते हैं। ठीक है। आपने हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन की जो मात्रा 2He4 में बन जाता है, H2 मिलकर कितने 2He4 में हीलियम के नाभिक में बन जाते हैं। ठीक। तारों से मुक्त होने वाला ऊर्जा तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा ऊष्मा प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन क्रिया है, बता दिया मैंने। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण 1H2 + 1H2 = 2He4 प्लस ऊर्जा। ठीक है। बहुत सारे ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, विमुक्त करते हैं। ठीक है। ड्यूटेरियम से क्या बनता है? हीलियम। सूर्य ग्रहण की अब सोलर इक्लिप्स देख लेते हैं फटाफट। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सोलर इक्लिप्स की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। देख लीजिए फटाफट। मान लीजिए ये क्या है? चंद्रमा, ये सूर्य है और हम छोटा सा एक चंद्रमा और ये पृथ्वी। ठीक है। इस तरह के प्रोसेस ले रहे हैं। तो होता क्या है कि अब देखिए, कह रहा है कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य ग्रहण का स्थिति क्या होती है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये चंद्रमा है। इस तरह से क्या है कि सूर्य किसका रोटेट कर रहा है? पृथ्वी की सूर्य जो रोटेट नहीं सॉरी पृथ्वी जो ये परिक्रमण करता है, रिवोल्यूशन करता है किसका? सूर्य की। और चंद्रमा किसका? पृथ्वी की। तो इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से यहाँ पे ये आपका चंद्रमा है। ठीक है। कलर चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, दूसरा ये आपका क्या है? ये चंद्रमा, ये पृथ्वी और ये आपका सन। ठीक है। इस तरह से सन है आपका। ठीक। ये सन है। तो आप मान लीजिए कि ये जो आपका सूर्य है, सूर्य की रोशनी इधर साइड से आ रही है और चंद्रमा आपका बीच में आ गया। अब चंद्रमा ऐसे धीरे धीरे आ रहा होगा अपने रोटेट करते हुए, पृथ्वी का रोटेशन रिवॉल्यूशन कर परिक्रमण करते हुए, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए। तो धीरे धीरे आया तो फिर क्या हुआ? थोड़ी सी ऊर्जा इसकी लाइट को रोक लिया, यहाँ छाया पड़ा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छाया पड़ा, थोड़ा सा दिखा। फिर धीरे धीरे जब ये तीनों एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? इक्लिप्स लाइनियर में आ जाते हैं, 180 आ जाते हैं, 180 डिग्री में। तो यहाँ के जो सूर्य क्या है कि सूर्य की जो सारे प्रकाश होता है ये चंद्रमा रोक लेता है, क्योंकि ये नज़दीक है पृथ्वी के। और नज़दीक होने के कारण से पहला जो अगर पूरा जैसे कि आप देखते हैं कि जब परछाई होती हैं तो एक डार्क परछाई होती है, हाई, उसको बोलते हैं आपका अम्ब्रा। जो डार्क परछाई होती है उसको अम्ब्रा बोलते हैं। और जो आपका थोड़ा से कम परछाई होती है, तो मान लीजिए कि एक परछाई है इस तरह के और इसके थोड़ा सा ऊपर थोड़ी थोड़ी कम परछाई रहती है, उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रा। ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो इस तरह से इसका सूर्य की जो आपका सूर्य ग्रहण लगता है, इस तरह होता है। और थोड़ा सा अगर घेरा हुआ है, थोड़ी थोड़ी प्रकाश आ रही है पृथ्वी, तो बोलते हैं कि ये आपका पार्शियल सूर्य ग्रहण लगा है। अगर फिर थोड़ा सा और ज़्यादा घेर लेता है, थोड़ा थोड़ा बाहर से लाइट आती रहती है, उसको बोलते हैं हम लोग कि ये एनुअल। ठीक है। एनुअल। इसके बाद फिर ज़्यादा पूरा घेर लेता है तो उसी बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? टोटल सोलर इक्लिप्स। ये प्रोसेस होती है। ठीक है। इसमें आपका ये प्रोसेस होता है सूर्य ग्रहण की। ठीक है। आगे हम लिखते हैं क्या लिखा है। जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और यह स्थिति केवल प्रतिपदा न्यू मून अमावस्या के समय होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता। ठीक है। हाँ, तो जहाँ जहाँ जिस तरह से पृथ्वी भी रोटेट कर रही है और सूर्य भी रोटेट कर रहा है, चंद्रमा भी रोटेट
कर रहा है। जहाँ जहाँ तक चंद्रमा की छाया पड़ रही है वहाँ वहाँ पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, और हर पूरी पृथ्वी पर तो एक साथ तो लाइटिंग तो होती नहीं है, जिस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह की। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी, 1 मिनट, ठीक है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये तो ये दोनों एक दूसरे से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है, रोटेट कर रहे हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे मान लीजिए इतना भाग सूर्य का, यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही तो भाग तो दिखेगा, इतने भाग पे प्रकाश होगा, इधर साइड तो प्रकाश नहीं होगा। फिर ये रोटेट करेगा, फिर ये रोटेट करेगा, फिर ये रोटेट करेगा। तो जैसे जैसे रोटेट करते रहते हो वैसे वैसे प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती रहती है उसी से। अगर इधर साइड प्रकाश पड़ रही है तो इधर साइड नहीं पड़ेगी, इधर साइड रात रहती है, नाइट रहता है, इधर साइड डे रहता है। इस तरह की प्रोसेस होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है, यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आँख से केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे कोरोना कहते हैं। हीरक वलय, सूर्य के ग्रहण के समय जो दिखाई देता है, थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, उसे कोरोना कहते हैं। ठीक है, कोरोना जो लास्ट वाला पोर्शन होता है सूर्य के। ठीक है, हीरक वलय का दृश्य एक प्रकार का डायमंड टाइप का, इस तरह के मैं बता दे रहा हूँ आपको किस तरह से होता है। मान लीजिए ये है, तो ये थोड़ा से इसका तो पूरा पार्ट तो घेरेगा नहीं सूर्य का, तो ऊपर ऊपर वाला इधर इधर छाया दिखती रहती है, इधर इधर साइड के छाया दिखती रहती है सूर्य पर, पृथ्वी पर। तो यहाँ से जो हम देखते हैं तो वलय टाइप का दिखता रहता है सूर्य, तो ऐसा लगता है कि डायमंड रिंग टाइप का। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर इक्लिप्स के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है के कुछ सेकंड में। ये प्रोसेस बहुत कम समय में होता है, क्योंकि सूर्य भी अपना रोटेट करता रहता है, और ये चंद्रमा भी रोटेट करता है, पृथ्वी भी रोटेट, तो जल्दी पृथ्वी सूर्य को पार कर जाती है, चंद्रमा को पार कर जाती है। तो इसलिए ये 7.5 मिनट से अधिक नहीं लगता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता रहता है, जिसके कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। सौर ज्वाला, सोलर फ्लेवर हमने बता दिया क्या होता है। सौर ज्वाला, सूर्य से प्रकाश मंडल से वहाँ पे किरणें आती रहती हैं, बार बार रेडिएशन निकलता है। सोलर फ्लेवर सोलर विंड के नाम से जानता है। ये काफ़ी नुकसान होता है जब बार पृथ्वी के आंतरिक भाग में आ जाता है, तो जो आयन मंडल वहाँ पे टकराता है, आयन मंडल में बहुत सारे रेडिएटिव जो किरणें हैं, जो हमारा सेटेलाइट है, सेटेलाइट को नुकसान कर देता है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे सेटेलाइट को नुकसान कर दिया, नष्ट कर दिया ये सोलर फ्लेवर। काफ़ी हाई टेम्परेचर इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है सोलर फ्लेवर, तो वो हमारी जो सेटेलाइट होती है उसको नष्ट कर देता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकरा कर रंगीन प्रकाश अरोरा उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा विश्लेषित तो दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो हम आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर हमने आयन मंडल है। ठीक है, आयन मंडल है, तो आयन मंडल है पृथ्वी के ऊपर ऊपरी वाले भाग में। जो जब ये सोलर फ्लेवर आता है तो आयन मंडल में टकरा जाता है। आयन मंडल यदि इधर साइड ज़्यादा करके ये नॉर्थ पोल पे टकराता है तो इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल, वहाँ पे लाइटिंग होती है, नॉर्थ पोल के ऊपर लाइटिंग होगी तो क्या कहलाता है, अरोरा बोरियालिस। अगर दक्षिणी ध्रुव पर आयन मंडल में ऊपर जब सोलर विंड आती है, सोलर फ्लेवर आती है, वहाँ पे टकराती है तो क्या होती है, स्पार्क होता है, लाइटिंग होती है, प्रकाश दिखता है, तो उससे हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, ये है। चलिए आगे। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते थे, उसे सन स्पॉट कहते हैं। हमने बता दिए सौर ज्वाला जो जो सोलर फ्लेयर्स है ये कैसे निकलती है, किस तरह से निकलती है, फोटोस्फीयर से निकलती है, ऑलरेडी हमने बता दिया, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये सन है, सन का आंतरिक भाग होता है। ठीक है, ये आंतरिक भाग मान लीजिए है सन का। ठीक है, ये कोर मंडल है, ये रेडिएशन मंडल है, ये कन्वेंशनल जोन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जब ऊपर आती है, मतलब ये स्पेस है, उसका सरफेस एरिया है, सरफेस में फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर से ऊपर से जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो, और इसके बाद फोटोस्फीयर में भी हाइड्रोजन सीलियम लगातार बन रही है तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो सोलर फ्लेयर के ऊपर से जो टेम्परेचर और एनर्जी आती है, रेडिएशन आती है, ये सब मिलकर एक
अचानक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर आ जाती है, इससे वायुमंडल को वर्णमंडल में आ जाता है सूर्य के। फिर इसके बाद कोरोना के बाद अन्य मंडलों में चला जाता है, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है, पृथ्वी के आयन मंडल में आ जाता है, इस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे जब मान लीजिए ये सोलर के जो हाइड्रोजन हीलियम बन रही है, यहाँ से एनर्जी गई, बहुत सारी एनर्जी क्या है कि बाहर तो निकल जाती है, और जो इसके गैसेज होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ये बाहर निकलते हैं लेकिन रिटर्न हो जाते हैं, काफ़ी सारे रिटर्न होकर पूरे फोटोस्फीयर के अंतर्गत अंदर चले जाते हैं। तो उस दौरान जब रिटर्न होते हैं तो इनके टेम्परेचर कम हो जाते हैं, जो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाते हैं, मतलब 7-8 कुछ 6000 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कुछ कम हो जाता है, 4000 के आसपास आ जाता है, 4500 4000, तो उनकी टेम्परेचर कम है कि अपेक्षा जो पहले से निकल रही है यहाँ पे फोटोस्फीयर में, जब रिटर्न आते हैं तो क्या होता है, धब्बा टाइप का दिखता है। लाइटिंग कम होती है तो वो लाइटिंग कम होने के कारण से दूर से हम देखते हैं कैसा लगता है, धब्बा टाइप को, तो सन स्पॉट बोलते हैं। आर यू गेटिंग? इस तरह का होता है। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पछाव सीरस और पछाव स्तरीय सीरोस्ट्रेटस बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। ठीक है, प्रभामंडल क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर क्या होता है? सीरस जो पछाव स्तरीय सीरोस्ट्रेटस होता है, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी के भी बादल बनते हैं, बादल के कई प्रकार होते हैं, सीरोस्ट्रेटस होता है। तो इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये बहुत ऊपर ही होता है, ऊपर सबसे ऊपर होते हैं, 12 किलोमीटर के आसपास स्तरीय मेघ कहते हैं। तो ये जो सिरो होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बारिश वारिश होने की संभावना नहीं रहती। तो इस तरह के बादल धुंधले टाइप के दिखते हैं, धुआं सफ़ेद टाइप के दिखते हैं। सफ़ेद टाइप के दिखने के कारण से इसे श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। ठीक है, वहाँ से प्रकाश भी दिखती रहती है, तो इसलिए इसे कहते हैं प्रभामंडल। पृथ्वी से सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी को निकटतम तिथि को होती है, और इस स्थिति को पेरिहेलियन उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को निकटतम तिथि को सूर्य के से सर्वाधिक दूरी पर होती है, इस स्थिति को अपरहेलियन कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये सन है, आपका सन है, और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या है, 23.5 अंश झुका हुआ है, तो पृथ्वी इस तरह से रोटेट करती है। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी के ये लट्टू है, कभी इधर इस तरह से, क्योंकि 23.5 अंश झुकी हुई है, तो इस तरह कभी इधर कभी इधर। तो जब नज़दीक आ जाता है पृथ्वी के सूर्य के रोटेट करते समय ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य के रोटेट करते समय पृथ्वी क्या करती है, तो जब नज़दीक आती है तो उसको हम क्या करते हैं, नज़दीक जब निकटतम आती है 4 जनवरी के निकट, उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है, थोड़ी सी नज़दीक आ जाती है, फिर दूर चली जाती है, ऐसे रोटेट करते जब दूर चली जाती है तो उससे बोलते हैं हम अपहेलियन कहते हैं, अपसौर कहते हैं पृथ्वी के। ठीक है, ये ओके। चलिए खगोलीय इकाई देख लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। ये मापने की इकाई है, यह इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी करीब कितना है, औसत दूरी के बराबर होती है। ये 149,598 × 10⁻6 किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, इन अन्य इकाइयों में से इस प्रकार समझा जा सकता है कि मीटर 149,598 × 10⁻9 मीटर में होता है, मिलीमीटर में देखेंगे 598 × 10⁻12 मिलीमीटर में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो सूर्य के बारे में बात कर लिया, सूर्य के और उसके ग्रह के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके ग्रह के बारे में जानकारी लेंगे, इसके ग्रह के कौन कौन से हैं, तो इसके ग्रह में देखते हैं फटाफट। तो सूर्य, फटाफट, ये सूर्य हो गया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा कलर ले रहे हैं, ये हो गया बुध, फिर ये हो गया आपका शुक्र, और ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया आपका मंगल। ठीक है, मंगल थोड़ा सा छोटा है, चलिए, और ये हो गया आपका बृहस्पति, ऐसे आपका शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, इस तरह के। चलिए आगे, तो सूर्य की हम देखते हैं, सूर्य की जो कल्पना है, सूर्य की निर्माण हुआ। ठीक है, सूर्य का निर्माण हुआ, इसके बाद ये हमारी क्या है कि बुध है, ये बृहस्पति है, और ये आपका बुध है और शुक्र है, और ये पृथ्वी है। तो आपका ये जो बुध है, आप कभी कभी सोचते होते हैं सूर्य ग्रहण के समय बुध और शुक्र की क्यों नहीं आती सामने। ठीक है, बुध और शुक्र इसलिए नहीं आती हैं, तो बुध और शुक्र ये बड़े तो ग्रह हैं, लेकिन ये सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर होने के कारण से इनकी जो परछाई है बहुत कम पड़ पाती है, और इसलिए यहाँ पे पृथ्वी की लाइटिंग बहुत कम रोक पाती है, पृथ्वी का छाया कम पड़ पाती है, इसलिए सूर्य का जो रोशनी है
पृथ्वी की जो बुध है ये सूर्य के नज़दीक है और इसका नज़दीक शुक्र भी नज़दीक है, पृथ्वी से बहुत दूर है। तो बीच में नहीं, बुध जो मंगल है पृथ्वी के सॉरी ये जो आपका चंद्रमा है पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा आती है। ये लाइटिंग ना बहुत कम लाइटिंग हो पाती, बहुत कम छाया हो पाती, तो इसलिए सूर्य ग्रहण के समय इन दोनों का नहीं लगता। कभी कभी थोड़ी सी छाया लगती है तो हमें लगता है कि यार वहाँ पे कुछ ऐसा धब्बा टाइप का दिखता है, इनके भी कारण से कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो हम बुध के बारे में चर्चा करते हैं। ये सबसे नज़दीक ग्रह है किसके, सूर्य के। ठीक, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है ये, तथा यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 पृथ्वी दिवस। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, वायुमंडल के अभाव के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल का अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। बुध ग्रह पर दैनिक तापमान सबसे अधिक लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध ग्रह पर औसत तापमान 167 डिग्री 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मेरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान हैं। देखिए, बुध ग्रह पर कई पर्वत मैदान होने का जो कारण है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जब उत्थान के समय जब उसका उद्भव हुआ होगा इसके बुध का, तो उस समय भी आपका उच्च बन गए होंगे। ठीक है, बुध और सूर्य के मध्य की दूरी 59.9 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनकी अवधि में इस प्रकार है, सबसे ज़्यादा जो बुध की सबसे पहले लगाता है 88 पृथ्वी दिवस, शुक्र का 224.7 पृथ्वी दिवस, पृथ्वी 365.2 दिवस, मंगल 687 पृथ्वि दिवस, बृहस्पति 11.61 पृथ्वी वर्ष होता है, शनि 29.4 पृथ्वी वर्ष, अरुण 84 पृथ्वी वर्ष, वरुण जो है 164 पृथ्वी वर्ष। परावर्तित प्रकाश में दिखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष निर्धारित करता है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो कुछ नहीं होता है यार दोस्त। एल्बिडो जो है कि मान लीजिए जो सूर्य आती है वो इंसोलेशन होता है, जो सूर्य तप होता है, तो जब किसी भी सरफेस एरिया से टकरा कर रिटर्न हो जाती है, उसके प्रकाश का परिवर्तित हो जाता है। जिस सरफेस एरिया से ज़्यादा परिवर्तित होता है प्रकाश, उसे बोलते हैं ज़्यादा मात्रा में एल्बिडो हुआ। जिसमें कम होता है, तो जैसे आपके जो ये हिम होता है, जो हिमखंड होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर होते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है, उस वहाँ पे ज़्यादा एल्बिडो बनता है। बस ये है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु नज़दीक होने कारण से ज़्यादा जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे संभव नहीं, कोई भी व्यक्ति जाएगा जल जाएगा। किंतु उसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण से इसमें चमक कम होती है। जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एल्बिडो का परावर्तित होती है प्रकाश, तो प्रकाश परावर्तित होगी तो थोड़ा सा चमक ज़्यादा दिखेगी। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है, जबकि बुध का 0.1 है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4,879 4,879 किलोमीटर है। बुध के वायुमंडल में अधिकांशतः सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बुध के बारे में। बुध की जो जानकारी है बस इतना जान लीजिए कि ये नज़दीक ग्रह है, इसका तापांतर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये 88 पृथ्वी दिवस में छोटा ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, इन सब के बारे में हासिल कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। एल्बिडो इसके बारे में जान लेंगे, एल्बिडो कम होता है। एल्बिडो कम होने के कारण से वो वहाँ पृथ्वी का एल्बिडो ज़्यादा होता है। पृथ्वी ज़्यादा यहाँ पे सरफेस के हिमकण है, तो हिममंडल है, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा एल्बिडो करता हो। वहाँ पे ग्लेशियर तो है नहीं, तो ज़्यादा कहाँ से एल्बिडो होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होना है फिर भी। शुक्र बारे में देखते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र की जो आकार है लगभग पृथ्वी के आकार की तरह है। यहाँ पे भी सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और साय का तारा इवनिंग कहा जाता है। शुक्र के ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर। यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, देखिए हम देखते हैं क्या है। ये मान लीजिए पृथ्वी, सूर्य, और ये है बुध, ये है आपका शुक्र, ये है पृथ्वी। ठीक है, अरे 1 मिनट। ठीक, देखिए अब हम इसके बारे में बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका ये है शुक्र को भोर का तारा और साय का तारा इसलिए कहा जाता है। जब कभी कभी क्या होता है कि सूर्य जब पृथ्वी पे जब उदय होता है,
जब पृथ्वी पर सूर्य उगता है या सूर्य दिखाई देता है तो उस दौरान क्या है कि सबसे पहले किस पे दिखाई देगा, ये शुक्र पे और ये बुध पर। तो शुक्र की जो किरणें होती है ना, शुक्र का रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो हम जब सूर्य उठते हैं, जब हम पृथ्वी के लोग उठते हैं तो दिखते हैं कि सबसे पहले तारा दिखाई देती है। तो इसी तारा, इस पे चमक आती है, इसकी रिफ्लेक्ट होता है। तो पृथ्वी में भी थोड़ी बहुत सूर्य के दौरान, जब सूर्य निकलता रहता है, लालिमा छाई रहती है, तो उस दौरान यहाँ पे भी प्रकाश इसके आते रहते, तो हमें लगता है कि यार ये इसको इसी कारण से इसको भोर का तारा और साय का तारा कहा जाता है। इसके प्रकाश इधर साइड से प्रकाश आता है, इधर साइड से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश आ रही है। ठीक है, इस तरह के। चलिए, सूर्य के शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवसों में एक चक्कर लगाता है। वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म और ग्रह शुक्र है। इसका औसतन तापमान 737 केल्विन 664 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्र ग्रहों के समान दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चलता है। बाकी सब क्लॉकवाइज चलते हैं, ये सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी की दिशा में चलता है, पूर्व से पश्चिम चलता है। बाकी सारे ग्रह, एक ग्रह और है अरुण, वो भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉक मीन्स होता है कि जो घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, क्लॉक मीन्स घड़ी की दिशा में। तो क्लॉक ये कौन सा चलता है, शुक्र चलता है और आपका अरुण चलता है। ठीक है, शुक्र ग्रहों की समान दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध है। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है तथा तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इस कारण शुक्र में प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। उपयुक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाता है। ठीक है, बुध के समान शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था। इसने शुक्र के चारों ओर वर्ष 1990-94 के दौरान चक्कर लगाया था। इसका नामकरण 6वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये हो गया शुक्र के बारे में बातें हमने कर ली है। सूर्य के बारे में बता दिया, बुध के बारे में बता दिया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब आप देख लीजिए। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन से हैं, ठीक है, शुक्र है। और भोर का तारा सूर्य, और ये सुबह का तारा किसे, शुक्र को कहा जाता है। जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 464 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान होता है, 464 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वायुमंडल का प्रमाण नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के है। और नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, धन्यवाद आपका। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए यार दोस्त। ठीक है।